Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, today we will start chapter number 1 in history, the French Revolution. In this chapter, we will discuss about the फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो रेवोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि जो आइडिया है लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी का, वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, जो मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया था और वहाँ पर बहुत सारे जो फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके एक नई प्रणाली, नई जो है सिस्टम शुरू किया गया था, जहाँ पर विशेष अधिकार पर आधारित एक नया सिस्टम शुरू किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे जो मानव को अधिकार दिए गए थे, सबको इक्वली राइट दिए गए थे और सभी अपनी राइट्स के बराबरी का दावा कर सकते थे। और ये एक ही हमारी जो पॉलिटिक थी, उसमें पॉलिटिक्स में एक नई लैंग्वेज, ठीक है, यानी एक न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बन गई थी। और इक्वलिटी और फ्रीडम जो है वो एक नए युग का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया था, न्यू आइडिया बन गया था, सेंट्रल आइडिया बन गया था। लेकिन क्या था, सभी जितने भी कंट्रीज़ थी सब ने इसको अलग अलग तरीके से लिया, तो और इसके बाद ही ये सभी ने अपने तरीके से इसको दिया। बट ये क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस आंदोलन को, भाषा और मुहावरे को 18th सेंचुरी के जो मिड था, हम उसमें देख सकते हैं कि 18th सेंचुरी के लास्ट में हम यहाँ पर कि इसको बहुत ही ज़्यादा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया और इसको वैधता प्राप्त हो गई थी। ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था और कब हुई थी। तो सबसे पहले ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ द पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, यानी 14 जुलाई 1789 में जो पेरिस की सिटी थी, वहाँ पर बहुत ही एक टेरर जो है, एक आतंक का साया बना हुआ था। और वहाँ पर क्या था, किंग हैड कमांडेड ट्रॉप मूव इनटू द सिटी, रोमियस स्प्रेड दैट would often army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall, decided to form the people's militia. यानी वहाँ पर जो सम्राट की जो फौज थी, सम्राट द्वारा जो फौज को शहर में एंटर करने की अनुमति दे दी गई थी, लोगों के बीच ये अफवाह आ गई थी कि सम्राट जो है, जो वहाँ का राजा है, वो फौज को नागरिकों पर, यानी जो वहाँ के सिविलियंस हैं, उन पर गोली चलाने का आदेश देने वाला था। इसलिए लगभग 7,000 जो मैन और वुमेन थे, वो टाउन हॉल के सामने सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक जन सेना, यानी अपने आप को एक आर्मी के रूप में डिसाइड किया कि हम लोग एक आर्मी हैं, आर्मी के रूप में अपने आप को बनाने का फैसला लिया। और लोग ज़बरदस्ती जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पर घुसकर हथियारों को खोजने लगे। यानी जो 14 जुलाई की बात कर रहे हैं हम, 14 जुलाई 1789 में लोगों को ये लगा कि जब राजा ने आर्मी को एंटर करने की परमिशन दे दी है कि वो शहर के अंदर चली जाए, तो लोग डर गए कि जो राजा है वहाँ पर उन्होंने फ़ौज को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। तो इसलिए 7,000 जो लोग थे वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और अपने आप को एक आर्मी के रूप में उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और अब वो ज़बरदस्ती क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पर अपने आर्म्स को सर्च करने लगे थे। फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred पीपल्स मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। और लास्ट में जो सैकड़ों जो लोग थे, जो कुछ हंड्रेड्स लोग जो थे, वो एक साथ इकट्ठे होकर पेरिस जो था, पेरिस के ईस्टर्न जो पार्ट थे वहाँ पर गए। और वहाँ पर कौन सा, बास्टील का जो किला था, वहाँ पर उन्होंने उसकी जेल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उसको बुरी तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और वहाँ पर जितने भी आर्म्स थे, हथियार थे, उन हथियारों पर कब्जा किया और उनके साथ सशस्त्र यानी लड़ाई की, हथियारों से लड़ाई में बास्टाइल का जो कमांडर था वो मारा गया और वहाँ के कैदी जो है वो फ्री हो गए, वहाँ मुक्त हो गए।
ठीक है। जितने भी क्योंकि रिलीज़ हो गए वो, जब वहाँ का उनका जो कमांडर था वो मारा गया, तो जितने भी कैदी उसके अंदर थे वो सबको रिलीज़ कर दिया गया। ये उनकी केवल कितने लोग थे, वो केवल 7 ही लोग थे, ठीक है। तो वहाँ के इन 7 लोगों ने ऐसा किया कि वहाँ के जेल को कमांडर जो था वो मर गया, और उसके बाद वहाँ के जितने कैदी थे वो रिलीज़ कर दिए। येट द बास्टाइल हेटेड बाय बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। लेकिन वहाँ का जो सम्राट था वो क्या था, सम्राट की जो निरंकुश शक्तियाँ थी उनकी पहचान के तौर पर बास्टील किला जो है वो लोगों की नफरत का केंद्र था। क्यों? क्योंकि जो बास्टील का जो किला था वो ये जाना जाता था कि वो वहाँ का जो सम्राट है वो उसकी पावर है, ठीक है। तो वो लोग उसको सबसे ज़्यादा हेट करते थे, इसलिए किले को जो नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके जितने भी रिमेन्स थे वो बाजार में उन्हें बेच दिए गए, ठीक है। और इस ध्वंस को, ये जो पूरी तरह से किले को डिस्ट्रॉय किया गया था, वो एक तरीके से उन्होंने अपने उसको क्या विश टू कीप सॉवरियन इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी वो उसको एक अपनी याद के तौर पर संजो कर रखना चाहते थे कि हमने इस किले को जो है बिल्कुल नष्ट कर दिया है। आप यहाँ इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से बास्टील का जो किला था उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और चित्रकारों ने, जो पेंटर्स थे, उन्होंने, आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने इसको ड्रॉ करके एक कई सारे चित्र बनाए, और इसको जो है ये जो घटना थी इसको याद किया गया। द डे डेट फॉलोड सम मोर रोटियस बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और ये जो घटना थी ये पेरिस और जितने भी कंट्री साइड इलाके थे, यानी गांव वाले इलाकों में कहीं और बहुत सारा इसी तरीके से इस घटना के बाद बहुत सारे संघर्ष हुए। ज़्यादातर जो लोग थे वो जो पाव रोटी थी, यानी वहाँ जो पाव थे उनकी जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, यानी ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो हाई होने की वजह से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर दिया था, वहाँ पर प्रोटेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। मच लेटर, उसके बाद व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन द टाइम दे सा इट एज द बिगनिंग ऑफ चेन इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू यूशन किंग इन द फ्रांस। लेकिन जो इसके बाद के हम दौर को अगर देखते हैं तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक बहुत लंबे टाइम से इसको जोड़कर देखा कि ऐसी जो शुरू में जो कड़ियों के रूप में देखा कि जिसका अंत फ्रांस के सम्राट को फांसी तक लटकाने के लिए होता है, यानी एक छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी जो राजा को क्या करना चाहती थी, वो फांसी पर लटकाने के तरफ लेकर जा रही थी। लेकिन उस समय ज़्यादातर जो लोग थे, लोगों को ऐसा परिणाम की उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा भी हो जाएगा कि वहाँ से जो लुई 16 थे उसको बिल्कुल इस तरीके से उसके पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में किस तरीके से थी, ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में। बेटा ये अब क्या है, ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ भी हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ थे। तो हमारा सोशल कॉजेज़ यही आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सोसाइटी थी वो लेट 18th सेंचुरी में कैसी थी। 1774 में जो लुईस 16 फ्रांस का शासक था, और उसने लगभग 20 साल की, उस टाइम जब वो राजा बना तो वो क्या था, 20 साल का था, उसकी उम्र 20 साल की थी, और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो प्रिंसेस थी, क्या नाम था उसका, मैरी एंटोइनेट से शादी कर ली थी। और उसके बाद उसने जब वो गद्दी पर बैठा तो उस समय उसका राजकोष जो था, जो उनका पूरा ट्रेजरी थी, वो बिल्कुल खाली हो गई थी। लॉन्ग ईयर ऑफ वार ही ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फ्रांस। और बहुत लंबे टाइम तक युद्ध चला, और उसके बाद फ्रांस ने जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे उसके जो है वो नष्ट हो चुके थे, ठीक है। लंबे समय तक जब युद्ध चलता रहा बार बार, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे नष्ट हो चुके थे। वर्साइल के बड़े से महल में और राज दरबार में बहुत ज़्यादा क्या था, वहाँ पर बहुत शान शौकत थी, ठीक है। वर्साइल में जो महल था वो वहाँ पर अभी भी बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा शान शौकत से वो अभी भी वहाँ पर इसी तरीके से था।
लेकिन उसकी शानो शौकत को कायम रखने के लिए, यानी वहाँ पर जो लॉयल्टी थी, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें थी, उनको अभी तक बनाए रखने के लिए वहाँ वो एक फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो अलग से था। यानी एक तो जो ट्रेजरी थी फ्रांस की वो भी बिल्कुल खाली हो गई थी, बट वहाँ का जो दरबार था उसको अभी भी इस तरीके से पूरा जो है लग्जरी लेविस रूप में बनाए रखने के लिए क्या था, अभी भी उसके ऊपर एक अलग तरीके से वहाँ के ट्रेजरी पर ये बहुत बड़ा बोझ था। लुई 16 के जब वो राजा बना तो उसके शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 जो उसकी कॉलोनीज़ थी, 13 कॉलोनीज़ को एक साथ इकट्ठे जो मिलकर ब्रिटेन से मुक्त कराने में मदद की थी। ठीक है, यानी अमेरिका की जितनी 13 कॉलोनीज़ थी उसको उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर उसने उसको वहाँ से फ्री कराया था। ठीक है, अब जब ये युद्ध के कारण जो फ्रांस पर अब 10 अरब लिवरेज जो 10 उसके ऊपर जो बिलियन लिवरेज था वो कर्ज हो गया था, उसके ऊपर इसका कर्ज हो गया था और ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही जो 2 मिलियन लिवर्स जो था वो भी उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था। यानी पहले से ही 2 बिलियन था, अब और ज़्यादा उसके ऊपर जो 1 बिलियन लिवर्स जो है वो भी और ज़्यादा हो गया था। यानी पहले से कर्ज था, अब भी और ज़्यादा हो गया। सरकार जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट से कर्ज लेने वालों की जो है वो लगातार मांग कर रहे थे, और गवर्नमेंट से कर्जदाता अब 10% जो उनका 10% इंटरेस्ट जो था लोन पर वो उनको मांग कर रहे थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एंड इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट इन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा भाग जो है वो इंक्रीज दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, ताकि वो कर्ज को चुकाने पर विवश थी, और अपने नियमित जैसे उनके खर्चे थे, जैसे सेना का जो मेंटेनेंस करना, और जो उनका दरबार था उसको अच्छे से, कोर्ट को अच्छे से करना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज़, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ चल रही थी। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो वो सब ऐसे ही चले हुए थे, लेकिन क्या था, उनको चलाने के लिए जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी वो फ्रांसीसी सरकार जो है वो क्या टैक्स में जो है लगातार इंक्रीज़ करती जा रही थी। ठीक है, टैक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए वो बहुत ज़्यादा विवश हो रही थी। 18 सेंचुरी में फ्रांसीसी जो एस्टेट था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। देखिए बेटा, अब ये एक बहुत बड़ा मेन कॉज है। सबसे पहला क्या है कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी, यानी फ्रांस के राजा पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो रहा था, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए टैक्स इंक्रीज़ किए जा रहे थे। अब क्या था, जो फ्रांस की सोसाइटी थी 18 सेंचुरी में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, ओनली मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट पेड टैक्स। लेकिन सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो टैक्स को पे करते थे। यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट यानी अभी आप यहाँ समझिए कि हमारा जो फ्रांस है, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट एस्टेट जिसमें क्लर्गी आते थे, ठीक है, सेकंड एस्टेट जिसमें नोबेलिटी लोग आते थे, और थर्ड एस्टेट में बाकी बचे हुए यानी बिजनेसमैन, जितने भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, पीजेंट, आर्टिशियन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सब थर्ड एस्टेट में आते थे। और इन थर्ड एस्टेट के जो लोग थे सिर्फ उन्हीं लोगों को जो टैक्स पे करना होता था। सोसाइटी ऑफ एस्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम एंड डेटेड बैक टू द मिडल एज। और जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो मिडिवल सोसाइटी थी, वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट थी। जो ओल्ड डिज़ाइन था, ओल्ड डिज़ाइन इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो जो ओल्ड डिज़ाइन था उसका जो पद है उसको इस्तेमाल सामान्यतः 1789 में से पहले के फ्रांसीसी समाज और जो वहाँ की इंस्टीट्यूशन थे उसी की तरह उन्हीं के लिए होता था।
यहाँ आप देख सकते हैं कि फिगर 2 में जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, और लगभग 90% जो लोग थे वो क्या थे, पीजेंट थे। ठीक है, वो किसान थे। और लेकिन जो ज़मीन के मालिक जितने भी जो कृषक थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। यानी अब यहाँ हम कहेंगे लैंडलेस जो फार्मर्स थे, पीजेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और जिनके पास लैंड होती थी ऐसे पीजेंट बहुत कम थे। लेकिन लगभग 60% जो ज़मीन थी उस पर किसका अधिकार था, उस पर नोबिलिटी, और 60% पर नोबिलिटी और किसका, जो चर्च था, या फिर हम कहें कि जो रिचर मैन थे उनका अधिकार था। ठीक है, जो अमीर आदमी थे। और तीसरे एस्टेट में के अमीरों का हक था, यानी जो थर्ड एस्टेट के भी जो बड़े बड़े लोग होते थे उनका भी उस पर अधिकार था। जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 एस्टेट की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो नोबिलिटी थी और जो क्लर्गी और जो नोबिलिटी थी वो इन्जॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। अब यहाँ पर फर्स्ट एस्टेट के लोगों को क्या अधिकार मिले हुए थे, उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस यानी बहुत सारे विशेष अधिकार दिए गए थे उन्हें। ठीक है, उन लोगों को जन्म से ही प्राप्त होते थे। इनमें से ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार था वो था राज्य को जितने भी कर दिए जाते थे वो उनको छूट थी, यानी उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, और जो सेकंड की बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से जो था, नोबल जो थे और नोबल इंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस को। उनको क्या था, फ्यूडल प्रिविलेजेस विशेष अधिकार, कुछ सामंती विशेष अधिकार थे। ठीक है, ये जो पीजेंट्स जो होते थे ये कृषकों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी को सेवा यानी अपने जो उनका मालिक होता था, जो ओनर होता था, उनको उसको क्या करते थे, उसकी सेवा करते थे और उन्हीं के मकान और खेतों में काम करते थे। जितने भी सैन्य सेवाएं उनको देते थे, सड़कों के निर्माण में मदद करते थे, और इस तरह के काम करने के लिए उन्हें विवश किया जाता था। यानी अब जो नोबल थे, नोबल फ्यूडल प्रिविलेजेस का कैसे बेनिफिट उठाते थे, जैसा अभी बताया बेटा कि जो पीजेंट्स जो होते थे वो फ्यूडल्स की ज़मीन पर काम करते थे और उनकी हर तरीके से उनकी सर्विस किया करते थे। उनको लोड मालिक के काम करना, हाउस में, उनके फील्ड्स में, इस तरह के वो काम सारे करते थे। चर्च टू एक्सटेंड जो चर्च था उसको भी बहुत सारे जो है चर्च को भी बहुत सारी छूट दी गई थी। और चर्च क्या था, चर्च भी किसानों से कर का एक बहुत बड़ा पार्ट लेता था, जिसको क्या कहते थे, टाइट्स कहते थे। ठीक है, टाइट्स क्या होता था, ये एक जिसको हम कहे धार्मिक कर होता था। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट, और जितने भी जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे वो इस तरह का टैक्स उन्हें देना पड़ता था। दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, इसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स भी थे जिसको हम टाइल्स कहते हैं। टाइल जो था ये एक डायरेक्ट टैक्स था। एंड नंबर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेव्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन। अब यहाँ था कि इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स उनको पे करने पड़ते थे, और जो उनको डेली यूजेस की जो एवरीडे की उनकी कंजप्शंस थी, जैसे कि साल्ट, टबैको, इस रोज़ वाली चीज़ों पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। The burden of the financial activities on the state through tax was borne by the third estate alone. अब यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियली जो एक्टिविटीज़ थी, फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ का सारा बोझ करों के जरिए कौन उठाता था, थर्ड एस्टेट के लोग। यानी अब उन्हें कितने तरह के टैक्स देने पड़ते थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि टैक्स की बात करते हैं हम। ठीक है, ये जो उनका रिलीजियस टैक्स था ये भी देना पड़ता था, और टेल की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी देने पड़ते थे। नेक्स्ट है स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जो सर्वाइव के लिए अपने आप को जीने के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था। फ्रांस की जितनी भी द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 2/3 बिलियन ऑफ 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो फ्रांस की अब ये जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन
थी 1715 से में और 28 मिलियन हो गई 1789 में। बेटा अब ये यहाँ इनका इकोनॉमिक कॉजेज है। अभी तक हमने यानी फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का सोशल कॉज था। अब इकोनॉमिक कॉज के बारे में बात करें, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब क्या हुआ, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जो फूड ग्रेन्स हैं उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। ज़्यादातर जो लोग थे वो मुख्य रूप से मतलब मेन जो था वो क्या खाते थे, ब्रेड की जो है ब्रेड खाते थे, तो ब्रेड की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब जो प्रोडक्शन था वो जो डिमांड जो है उसको मतलब प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था, प्रोडक्शन कम था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रेड के प्राइस थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, और जो कि मेजोरिटी के हिसाब का जो कि मेजोरिटी का स्टेपल फूड था, यानी मेजोरिटी क्या है, ब्रेड ही खाती थी। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो लेबर शॉप में काम करते थे और वो ऑन फिक्स देयर वेजेस, और वहाँ पर उनके जो वेजेस थे वो बिल्कुल फिक्स थे, यानी उनको जो पेमेंट मिलती थी वो फिक्स थी। अब क्या था, जब पाव की जो ब्रेड है, ब्रेड की वेजेस प्राइस तो बढ़ रहे थे, बट उनके जो वर्कर्स जो थे उनके जो वेजेस थे वो नहीं बढ़ रहे थे, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ द ब्रेड प्राइस। अब वेजेस जो है वो उनके नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए क्या है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडनेड, और इस तरीके से जो पुअर और रिच का जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और थिंग्स जो हैं इसका बहुत ज़्यादा यानी हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए, और जब सूखे या ओले के इस तरीके से जैसे कि हमारी फसल के ऊपर सूखे ओले गिर जाते, इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए। The lead to substance crisis, something that occurred frequently France during the old regime। और इससे अपनी जो उनकी सब्सिस्टेंस का जो सबसे बड़ा संकट था वो पैदा हो गया था, यानी लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए जो संकट था उसका सामना करना पड़ा था। समथिंग दैट ओकर्ड फ्रिक्वेंटली, लेकिन ऐसी कुछ जो जीविका का जो संकट था वो पुराने रिजाइम के दौरान भी फ्रांस में सामान्य थे, मतलब ऐसे पहले भी हो चुका था। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं बेटा, ये होता है ऐसी स्थिति जब जब हमें अपने जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हमें अपने खतरे में पड़ती हुई दिखाई देती रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Rest part of this chapter we will discuss on next turn.